नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। सबसे पहले तो हमारा जो चैनल है पिनेकल कैरियर इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है। और कई लोगों की समस्या है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस नोटिफिकेशन को पाने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। तब जाके आपको समय पे आपके नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। हमारी जो कल की क्लास थी उसमें हमने चर्चा की थी हमारी न्यायिक प्रशासन व्यवस्था को लेकर कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, हमारा जो राज्य है, यहाँ की न्याय व्यवस्था किस प्रकार से है, ठीक है। क्योंकि भाई किसी भी राज्य की बात करें या देश की बात करें तो पूरे की पूरी जो व्यवस्था है, जो शासन है, उसके 3 अंग होते हैं भाई। विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो हमने भी मध्य प्रदेश में ठीक उसी प्रकार से पढ़ा। पहले विधायिका देखा, कार्यपालिका देखा और कल का जो टॉपिक था वो था हमारा न्यायपालिका, ठीक है। तो हमारा जो आज का नया टॉपिक है उसका नाम है आपका पंचायती राज व्यवस्था, या इसको आप बोल सकते हो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, ठीक है। तो अभी आपको स्थानीय स्वशासन व्यवस्था से इसको ध्यान से समझना है, ठीक है भाई। जैसे मैंने यहां पे लिखा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, तो स्थानीय स्वशासन क्या है, फिर इसकी पूरी व्यवस्था को हम समझेंगे, ठीक है भाई। स्थानीय स्वशासन एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे भाई मान लो सुबह आपके घर नल आते हैं 8 बजे, आप अगले दिन उठ के देखा 8 बज चुके हैं लेकिन आपके यहाँ नल नहीं आया, पानी नहीं आया, भाई क्या करोगे आप? तुरंत फोन लगा दोगे प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री पास लगा दोगे क्या भाई? नहीं लगा सकते। डायरेक्टली वहां लगा दोगे? नहीं। फिर कहां लगाओगे? सीएम के पास? नहीं, सीएम पास भी नहीं लगाओगे भाई। आपका जो फोन जाएगा वो कहां जाएगा? आपका नगर पालिका। कहां पहुंचेगा? आपका नगर पालिका। तुरंत आपका फोन जाएगा नगर पालिका, भाई 8 बज चुकी है अभी तक नल नहीं आए। तो ये जो आपने फोन लगाया है, आप प्रधानमंत्री का तो सोच भी नहीं सकते। तुरंत आपका जो दिमाग है उसने क्या बोला, कहां फोन लगाना है आपको? नगर पालिका। तो ये जो व्यवस्था है आपकी, कौन सी व्यवस्था है आपके लिए? स्थानीय व्यवस्था है भाई। मान लो बिजली कट हो गई, भाई बारिश हुई है, बहुत तेज हवा चली है और बिजली नहीं है आपके घर, तो कहां फोन लगाओगे आप? सीएम के पास तो लगा नहीं सकते, या प्रधानमंत्री पास लगा दो, या आपने राज्य सचिवालय उठा के फोन लगा दिया, भाई लाइट नहीं है 2 दिन से, नहीं लगा सकते भाई। आपका जो फोन जाएगा वो आपके स्थानीय बिजली विभाग में जाएगा कि भाई यहाँ पे लाइट नहीं है, इस मोहल्ले में लाइट नहीं है भाई। तो ये जो आपकी समस्याएं हैं जितनी भी हैं, या जितना भी आपका शासन है ये वाला, वो कौन सा शासन है आपके लिए? स्थानीय स्वशासन, यानी खुद का स्वशासन, अपना शासन। यानी जो आपकी लोकल जितनी भी व्यवस्थाएं वो अपने हाथ में होनी चाहिए भाई, उसको बोलते हैं आप स्थानीय स्वशासन। भाई जैसे आप किसी गांव से हो और गांव में मान लो 8-10 लोगों में लड़ाई हो गई, 2 पक्ष आपस में लड़ पड़े, लड़ाई इतनी हो गई कि भाई डायरेक्ट वो जबलपुर हाई कोर्ट चले गए उठ के। भाई आपके जिले में आना चाहिए लेकिन डायरेक्ट जबलपुर चले गए, ऐसा होगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए? बिल्कुल नहीं भाई। आप देखोगे गांव में कोई लड़ाई हुई है तो गांव में होते हैं भाई आपके पंच, यानी वहां पे होती है आपकी पंचायत, वहां पे आप बोलते हो भाई पंच। कितने लोग बैठते हैं वहां पे? 5 रहते हैं आपके पंच में। तो वो जो आपकी लड़ाई हुई है 2 पक्षों में, उस लड़ाई का जो निपटारा होना है वो वहीं आपकी पंचायत में हो जाना है भाई। ऐसा नहीं कि आप उठ के जिले में पहुंच गए कि भाई यहाँ लड़ाई हो गई, इतनी मारा कुटी हुई है यहाँ पे, तो आप वहां पहुंच जाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो जो आपकी पंचायत है वो आपका स्थानीय शासन है, स्थानीय स्वशासन है आपका। आपकी जो छोटे मोटे जितने भी ऐसे मामले हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका निपटारा अगर वही स्थानीय शासन कर रहा है तो उसको बोलना है भाई आपको क्या? स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। तो ये होती है हमारी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। ये व्यवस्था आज से नहीं है भाई, हमारे देश में प्राचीन समय से ही चली आ रही है। आप अगर बात करोगे प्राचीन समय की तो ये बहुत पुराने समय से ही चली आ रही है आपकी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। पंच बोले जाते थे, आपने सुना होगा पहले। जितने भी लड़ाई झगड़े होते थे, जो भी आपका समस्याएं थी लोकल की, वो सारा वहीं निपटारा हो जाता था। तो वो आपका स्थानीय शासन। या किसी जमीन को लेके विवाद हो गया तो उसका निपटारा वहीं गांव में हो जाना है भाई। ऐसा नहीं कि आपको गांव से बाहर जाना पड़ रहा है, कि किसी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है आपको, नहीं। तो ये बहुत पुराने समय से ही चली आ रही है ये व्यवस्था। लेकिन जैसे ही आप भाई प्राचीन समय के बाद आगे बढ़ते हो, मध्यकालीन के बाद आओगे आप अंग्रेजों के समय में।
भाई हमारे देश पे भाई इन लोगों का कब्जा रहा है, अंग्रेजों का। तो प्राचीन समय में भाई कई राजा महाराजा हुए, बादशाह हुए, सुल्तान हुए, कई प्रकार के राजा महाराजा हुए, लेकिन उन्होंने कभी स्थानीय स्वशासन में हस्तक्षेप नहीं किया कि भाई किसी घर में लड़ाई हुई तो बादशाह को जाना पड़ रहा है वहां पे। नहीं, ऐसा नहीं होता था। मतलब ग्राम स्तर पे, गांव के स्तर तक जो शासन होता था राजा महाराजाओं का, वो गांव के स्तर तक नहीं होता था। स्थानीय शासन में उनका हस्तक्षेप नहीं होता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए हमारे देश में, इन्होंने घरों घर जाके हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। छोटी मोटी भी लड़ाई हुई तो उसका निपटारा अंग्रेज करेंगे। दो गुटों में लड़ाई हुई, किसी गांव में लड़ाई हुई, किसी कस्बे में लड़ाई हुई, तो वहां अंग्रेज हस्तक्षेप कर देंगे। तो हमारी जो स्थानीय शासन जो है हमारा, ये भंग हुआ है इनके समय में, अंग्रेजों के समय में, प्राचीन समय में नहीं। प्राचीन समय में तो ये व्यवस्था चली आ रही है। आप अगर कौटिल्य का अर्थशास्त्र उठा के देखोगे भाई, उसमें भी एक आपको आदर्श गांव की रूपरेखा मिलेगी कि एक आदर्श गांव किस प्रकार से होना चाहिए, वहां का पुलिस प्रशासन कैसा होना चाहिए, राजस्व कैसा होना चाहिए, सड़कें कैसी होनी चाहिए। यह पूरा की पूरा एक आदर्श गांव का व्याख्यान है अर्थशास्त्र में। लेकिन पूरी व्यवस्था में हस्तक्षेप हो गया किन लोगों का? आपके अंग्रेजों का। पूरी व्यवस्था भंग करके रख दी हमारी। छोटे मोटे झगड़े, लड़ाई भी हुई, कोई विवाद हुआ है तो भी अंग्रेज हस्तक्षेप कर जाएंगे, उसमें कानून बनने लगे। क्योंकि प्राचीन समय में कानून नहीं होते थे ऐसे, इनके समय में कानून बनने लगे भाई। तो पूरी आपकी जो व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन भाई, कि इंसान के पास जीवित रहने के लिए, जीवन यापन के लिए जो अधिकार होने चाहिए, जो खुद का शासन होना चाहिए, वो भी नहीं है। वो सब छीन लिया गया इनके द्वारा। सब में हस्तक्षेप कर दिया आपके अंग्रेजों ने, पूरा छीन लिया। तो आपकी जो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो प्राचीन समय से चली आ रही थी, वो भंग हो गई। किसके समय में आके? अंग्रेजों के समय में आके। लेकिन उसी अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान सन 1882 में एक बार फिर से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। यह आपको ध्यान में रखना है भाई। इन्हीं अंग्रेजों के शासनकाल में ही 1882 में हमारे देश के अंदर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है 1882। और यह आपका शासनकाल था लॉर्ड रिपन का। तो आपको लॉर्ड भी याद रखना है भाई। ठीक है, लॉर्ड एक उपाधि का नाम है। ठीक है, अंग्रेजों की एक उपाधि होती है लॉर्ड, वो उपाधि का नाम है, और रिपन व्यक्ति का नाम है। तो अंग्रेज वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। इसलिए आपका जो स्थानीय स्वशासन है, आपको किताबों में लिखा मिलेगा कि अंग्रेज वायसराय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल स्थानीय स्वशासन के दृष्टिकोण से स्वर्णकाल माना जाता है। किसके लिए स्वर्णकाल? आपके स्थानीय स्वशासन के लिए स्वर्णकाल। इस व्यक्ति ने जब भारत की स्थिति देखा, इसने पूरी स्थिति देखा भारत की, किस प्रकार से भारतीयों को गुलाम बनाया गया है, किस प्रकार से एक 7 साल का बच्चा है, एक 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, सर पे पत्थर रख के चले जा रहा है। अंग्रेज कोड़े मार मार के उससे काम करवा रहे हैं लगातार 14-14 घंटे। ऐसी हालत करके रख दिए, जानवरों से बदतर हालत है भारतीयों की। कईयों के वंशज खत्म हो चुके हैं भारत में 1882 में। जीने का अधिकार तक नहीं है यहां पे। 14-14 घंटे काम करवाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पैर भी कट गए तो ब्लड निकाल के एक्सपोर्ट कर देंगे उसका। जब तक वो मर नहीं जाता उसको छोड़ा नहीं जाता था। इतना प्रताड़ित किया इन लोगों ने। तो जब ये पूरा इसने खुद अपनी आंखों से देखा था, अंग्रेज ही, इसको इतिहास में पढ़ते हैं कि आखिर क्या घटना ऐसी रही होगी कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कर रहा है। पूरी स्थिति इसने अपनी आंखों से देखा। तो बस इसका इतना कहना था कि भाई इनको कम से कम जीने का अधिकार तो दो। इनका जो अपना खुद का शासन है, जो स्वशासन है, स्थानीय शासन है, कम से कम उसका अधिकार तो दो। इसलिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की।
और इसका काल स्थानीय स्वशासन के दृष्टिकोण से स्वर्ण काल माना जाता है। तो यह आपको याद रखना है कि पुनः स्थानीय स्वशासन कब से शुरू हुआ? 1882 से। हमारे देश में पहले था प्राचीन समय में, भंग भी इन्हीं लोगों ने किया था, उसको हस्तक्षेप भी इन्हीं लोगों ने किया उसमें। तो जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत है वो किसके द्वारा हुई? आपके लॉर्ड रिपन के समय। कब हुई? 1882 में। फिर स्थानीय स्वशासन चलता रहा। जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ 1947 में, तो स्वतंत्रता के पश्चात आपके गांधी जी का सपना था भाई, सपना ये था कि भारत जो है वो गांव रहे कुल मिला के, ये सपना था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया आपका 1952 में। आजादी के बाद हमारे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया 1952 में, जो अमेरिका के ब्लॉक मॉडल पे आधारित है। ब्लॉक मॉडल का मतलब क्या होता है भाई? जैसे हमारा जो देश है, उस देश को पूरे की पूरे देश को उन्होंने छोटे छोटे ब्लॉक में बांटना इस प्रकार से। इसको बोलते हैं बीडीओ प्रणाली। ये पूरे की पूरे देश को इस प्रकार से ब्लॉक में बांटना है। बीडीओ का मतलब भाई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी हर ब्लॉक में एक ऑफिसर रहेगा और इसका काम है कि इस ब्लॉक को विकसित करना। और आप खुद सोचो कि जब पूरे देश को इसी ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे और एक एक ब्लॉक का जब विकास किया जाएगा, मतलब पूरे देश का विकास हो जाएगा। अगर हर ऑफिसर अपने अपने ब्लॉक का विकास कर देगा, डेवलप कर देगा, तो पूरा देश आपका विकास कर जाएगा, पूरा देश विकसित हो जाएगा। तो इस प्रणाली को कहते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और ये लाया गया कब? आपका 1952 में लाया गया। क्या पूरे देश को आपको इस प्रकार से बांटना है, हर एक ब्लॉक में आपको डिवाइड करना है और हर ऑफिसर का काम है अपने अपने ब्लॉक को डेवलप करे। बस जैसे ही पूरे ब्लॉक डेवलप हुए, आपका पूरा देश डेवलप हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है भाई? इसमें सबसे बड़ी समस्या, यह आपका लागू भी हुआ लेकिन सिर्फ व्यवहारिक ही रहा ये, इसका विकास नहीं हुआ। क्यों विकास नहीं हुआ भाई? जैसे मैंने बोला कि पूरे देश को इन्होंने एक एक ब्लॉक में बांट दिया। अब कोई योजना बनी, जैसे एक उदाहरण के लिए योजना बनी है कि भाई आपको हर ब्लॉक में एक एक तालाब खुदवाना है। ठीक है, एक योजना बनी है कि हर ब्लॉक में आपको एक एक तालाब खुदवाना है। अब योजना के अनुसार जितने भी ब्लॉक है सभी में एक एक तालाब भाई खुद जाएंगे। अब किसी ब्लॉक में ऑलरेडी पहले से ही 4 तालाब उपस्थित हैं, तो वहां तालाब का क्या काम है भाई? भाई आपने तो योजना बनाई सभी ब्लॉक के लिए कि सभी ब्लॉक का विकास करना है। अब जिस ब्लॉक में पहले से ही 4 तालाब है, वहां एक और खुदवा दोगे तो फायदा क्या उस चीज का? मतलब उस तालाब के लिए जो पैसा आना है उससे तो भाई सिर्फ ऑफिसर का ही डेवलप होगा ना भाई। वो क्या करेगा खुदवा के? वो तो इन्हीं में से एक तालाब को बता देगा, ये देखो हमने खुदवाया। शुरू से ही देश में यही चला आ रहा है भाई। आपके कोई योजना बनी भाई कि मछली पालन की योजना है, पूरे ब्लॉक में बोल दिया मछली पालन, जहां पहले से ही मछली पालन चल रहा है वहां क्या फायदा है उस योजना का भाई? डबल डबल तो कोई करेगा नहीं व्यक्ति। तो ऐसी कई समस्या आई भाई इस ब्लॉक में, कई समस्या आई। इसलिए यह बहुत ही कम प्रभावशील हुआ स्थानीय स्वशासन के लिए, बहुत ही कम प्रभावशील। जहां तक इसका कोई महत्व ही नहीं रहा आगे चल के भाई, आपके ब्लॉक वाले का कुछ भी नहीं फायदा हुआ इस चीज से। लाया कब गया था? 1952 में। अमेरिका के ब्लॉक मॉडल पे आधारित थे। अमेरिका का विकास ऐसे हुआ, इस प्रकार से आपके अमेरिका का विकास हुआ। उन्होंने सोचा इस प्रकार से अमेरिका का हो सकता है, भारत का भी हो सकता है। भाई आपको खुद देखना पड़ेगा ये सारी चीजें फिर, कि कहां कौन सी योजना लागू करना है, कौन सी नहीं करना है। आप एक साथ पूरे ब्लॉक में कोई योजना को लागू थोड़ी कर सकते हो। इसलिए व्यवहारिक कम रहा, केवल आपका जो ऑफिसर था उसी का विकास हुआ बस, और किसी का विकास नहीं हो पाया। फिर आगे चल के स्थानीय स्वशासन को मजबूती किस प्रकार से दिया जाए, इसीलिए 1956 में एक समिति गठित हुई, बलवंत राय समिति।
बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, कब गठित हुई आपकी 1956 में। और इस समिति का उद्देश्य है स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान करना। इस उद्देश्य से यह समिति गठित हुई 1956 में, बलवंत राय समिति की गठन है। एक साल बाद 1957 में इसने एक रिपोर्ट पेश की कि किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया जाए। और इस रिपोर्ट में यह लिखा गया कि अगर स्थानीय स्वशासन को मजबूती देना है तो इस देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की जाए। यह शब्द आ गया भाई, पंचायती व्यवस्था, जो मैंने हेडिंग में डाला हूं आपका। अभी तक स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते थे इसको, लेकिन आपके जो बलवंत राय मेहता की समिति गठित हुई 1956 में, इसने रिपोर्ट पेश की 1957 में। और इसका कहना है कि अगर इसको मजबूती देना है तो देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू किया जाए। यानी स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में बांटना पड़ेगा? 3 भागों में। अलग अलग स्तर पे बांटो भाई, आप अलग अलग स्तर पे बांटना है आपको। जैसे मैंने पहले बोला कि भाई आपके 50 ब्लॉक हैं, जिनमें से 40 के अंदर तालाब ऑलरेडी हैं और 10 में नहीं है, तो वो 10 को एक अलग स्तर में रख दो ना आप, और वहां योजना लागू करो तालाब वाली, तब तो विकास होगा वहां का। तो इनका यही कहना है कि भाई स्थानीय स्वशासन को मजबूती देना है तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू किया जाए। 1957 में इन्होंने बोला, और इन्हीं की सिफारिश पे 1 अप्रैल 1958 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू कर दिया। ये देखो, पूरे देश में लागू हो गई आपकी पंचायती व्यवस्था। किसकी सिफारिश पे भाई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे। किसने किया भाई लागू? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कि स्थानीय स्वशासन को मजबूती देना है तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू किया जाए। कितने स्तर में बांटना है इसको? 3 स्तर में। और लागू कब हुआ आपका? 1 अप्रैल 1958। पूरे देश में लागू हुआ। अब भाई देश में लागू कर दिया गया, लेकिन आपको खुद को पता है अगर देश की जमीन की बात करेंगे तो जमीन किसके पास है भाई? आपके राज्यों के पास है। केंद्र के पास जमीन नहीं होती है ना भाई समझ में? केंद्र के पास जमीन नहीं होती है भाई। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बोला, ये आपका भारत, ये आपका केंद्र। अगर आप यहां बोलोगे भारत, तो आप कहीं भी हाथ रखोगे आपको भारत नहीं मिलेगा। कहीं भी आप हाथ रख के देखो भाई। अगर मैंने यहां हाथ रखा तो ये मध्य प्रदेश है, यहां हाथ रखूंगा मैं कर्नाटक है, यहां हाथ रखा भाई आपका बिहार है, यहां हाथ रखूंगा हिमाचल प्रदेश है, यहां हाथ रखा मैंने राजस्थान। तो भारत कहां है फिर भाई? भाई भारत जो है आपका राज्यों का संघ है। मतलब इन सभी राज्यों को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका? भारत। तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू कर दिया त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था 1 अप्रैल 1958। लेकिन जमीनें किनके पास है भाई? राज्यों के पास है। अब राज्य भी तो मानना चाहिए उनकी बात। तो लागू तो 1 अप्रैल 1958 को हुआ, लेकिन 2 सितंबर 1959 को यह विधेयक पास हुआ भाई आपके राजस्थान विधानसभा में। कहां पास हो रहा है? राजस्थान विधानसभा में। कि ठीक है, स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए हमारे राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू कर दी जाए। 1 साल बाद हो रहा है, आप खुद देख लो। 58 में लागू हुआ है, लेकिन पहला राज्य आपका राजस्थान जिसने इस विधेयक को पास किया उनकी विधानसभा में। कब किया? 2 सितंबर 1959 को भाई पास किया। पास हुआ 2 सितंबर 1959 को, और उद्घाटन होगा इसका 2 अक्टूबर 1959। और ये उद्घाटन हो रहा है आपके राजस्थान के नागौर जिला में। आपको जिला याद रखना है, जिले पे से क्वेश्चन आ चुका है आपका एमपीपीएससी।
तो आपको जिला याद रखना है भाई कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का उद्घाटन सबसे पहले कहां हुआ था, तो राजस्थान का एक जिला है नागौर जिला, यहां पे हुआ था 2 अक्टूबर 1959। और उद्घाटन किसने किया भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने उद्घाटन किया भाई। मरे जा रहे हैं भाई, कोई राज्य नहीं मान रहा, आप क्या करें बात भाई? कोई तो मानो, उद्घाटन के लिए तैयार बैठे हैं इधर। तो उद्घाटन हुआ भाई आपका 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में। इसलिए भाई क्वेश्चन आता है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो राज्य आपका कौन सा? राजस्थान। कब लागू किया? 2 सितंबर 1959 विधानसभा में पास हुआ और 2 अक्टूबर 1959 को लागू पूरे राज्य के अंदर, उद्घाटन कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके। ठीक है, अब भाई धीरे धीरे करके पूरे राज्यों में लागू हुई ये व्यवस्था आपकी। लेकिन लागू होने के बाद भी आपकी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का कोई महत्व नहीं था, कोई महत्व नहीं था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भाई देखो, आपके खुद प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, उन्होंने लागू भी किया है, तो महत्व तो होना चाहिए, लेकिन नहीं है महत्व। भाई जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपसे बोला कि आप किसी भी व्यक्ति को 4 लपाड़े मार सकते हो। कितने हैं? 4। ये उदाहरण के लिए मैंने आपको बोला, लेकिन मैंने कहीं लिखित रूप में तो आपसे बोला नहीं, या मैंने आपको कहीं लिखित रूप में अधिकार तो दिया नहीं इस चीज का कि आप 4 लपाड़े मार दो किसी को। सिर्फ मैंने बोला है, और आप किसी को 4 मारोगे तुरंत आपको 8 पड़ेंगे उसके, निश्चित है भाई। तो कहीं लिखित रूप में भाई आप पावर तो दो, अधिकार तो दो। तो यहां त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू हो चुकी है, लेकिन एक के भी पास कोई अधिकार नहीं है, यानी संविधान में इनका प्रावधान नहीं है। और भाई आप खुद जानते हो ये देश चलता है संविधान के अनुसार। देश में कुछ भी होगा पूरा संविधान में व्याख्यान है, संविधान से बाहर कुछ नहीं होता है देश में। और उसी संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। आपके सरपंच को कोई भी लपाड़े मार के निकल जा रहा है, सरपंच कुछ कर भी नहीं सकता भाई, पावर है उसके पास? नहीं है भाई, कोई अधिकार तो है ही नहीं ना उसके पास संवैधानिक। मतलब ही क्या फिर उस पद का? पद तो बना दिया आपने सरपंच का, लेकिन अधिकार तो दो भाई, उसको पावर तो दो। और उस समय उसके पास कोई पावर नहीं है। इसलिए भाई त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का भी कोई महत्व नहीं है देश में लागू होने के बाद भी, क्योंकि संविधान में इस चीज का प्रावधान कहीं से कहीं तक नहीं है भाई। तो सबसे बड़ी समस्या यह आने लगी कि भाई त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू कर दिए, फिर भी विकास क्यों नहीं हो रहा देश में? कहां से होगा भाई? उनको अधिकार नहीं दोगे आप तो कौन काम करेगा? जब तक आप उनको पावर नहीं दोगे, शक्ति नहीं दोगे, तो काम कौन करेगा भाई? कोई नहीं काम करेगा। घर बैठे बैठे पैसा खाएगा बस वो व्यक्ति सामने वाला, और कोई काम नहीं है उसके पास। इसीलिए अब 1959 के बाद आपकी पंचायती राज व्यवस्था को मिलने जाएगा भाई क्या? संवैधानिक दर्जा। क्योंकि अभी तक संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। पूरे देश में लागू हो गया आपका 1 अप्रैल 1958 को, लेकिन अधिकार या पावर दिए क्या इनको? नहीं दिए। संविधान में वर्णन किए क्या? नहीं किए। इसीलिए बलवंत राय मेहता की जो समिति थी भाई, उसने ही बोला था ना कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू कर दो, लेकिन उसने ये नहीं बोला था कि भाई संविधान में भी तो प्रावधान करो। ये नहीं बोला उसने, सिर्फ इतना बोला कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू कर दो। इसीलिए उसकी कमियों को दूर करने के लिए 1977 में अशोकराव मेहता की समिति गठित हुई। 1977 में अशोकराव मेहता की समिति गठित हुई कि इनकी जो व्यवस्था है त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का, जो इन्होंने प्रावधान किया है लागू करने का बोला है, उसमें कमी क्या क्या है। उन कमियों को दूर करने के लिए भाई समिति गठित हुई आपकी अशोकराव मेहता की। फिर आगे चल के आपके 1985
पी.के. राव मेहता की अध्यक्षता में एक और समिति गठित हुई और इन सबका काम क्या है भाई? संवैधानिक प्रावधान देने के ऊपर काम करना है, क्योंकि अभी तक आपकी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू हो चुकी है, लेकिन इनके पास कोई अधिकार नहीं है, पावर नहीं है, संविधान में इनका वर्णन नहीं है। इसलिए पहली समिति आपकी 1977 अशोकराव मेहता, दूसरी 1985 पी.के. राव, 1986 लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, 1989 पी.के. थुंगन समिति। ठीक है भाई, ये थुंगन है, इसको ध्यान रखना आप। ये समिति गठित हुई है आपकी 1958 के बाद से। पहली आपकी 1977 अशोकराव मेहता, 1985 पी.के. राव, 1986 लक्ष्मीमल सिंघवी और 1989 पी.के. थुंगन समिति। एक के बाद एक कई समिति बनी हमारे देश के अंदर, और इन पूरी समिति में से एकमात्र समिति है आपकी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जिसने ये बोला कि आपको त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को मजबूती देना है तो भाई सबसे पहले इसको संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा। आ गई बात वहीं घूम फिर के। मैंने बोला भाई अगर इसको अधिकार नहीं दोगे तो काम कैसे करेगा? शक्ति नहीं दोगे, पावर नहीं दोगे तो काम कैसे करेगा? इसलिए सिर्फ एक समिति थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जिसने यह बोला कि भाई इसको संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा। आप अगर संवैधानिक दर्जा नहीं दोगे तो आपकी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था महत्वहीन है, कोई महत्व नहीं है उसका। इसलिए आपको संवैधानिक दर्जा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बात है आपकी कौन सी समिति ने बोली? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। और इसी समिति के कहने पर, इसी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन लाया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 64वां संविधान संशोधन लाया गया। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना है, संविधान में इसका वर्णन करना है, तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और वो 64वां संविधान संशोधन आया आपका 1989 में, और ये संशोधन लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो सका। क्यों नहीं हुआ ये आपकी अगली क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक आपको याद रखना है सबसे पहले तो पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, धन्यवाद।